रिकॉर्डिंग चालू करता पहले। Okay, so see the screen. Okay, so we have to discuss about the stationary waves formed on the string, stretched string. देखो ठीक से अभी suppose we have a stretched string, then string के बारे में हमको ये एक बात समझनी है जरूरी कि जब भी stretched string होता है, suppose ये इस टाइप का stationary waves फॉर्म होते हैं, देखो इस तरह से। तो इस केस में हम देख सकते हैं आराम से कि the stationary waves, whenever the stationary waves are formed on the stretched string, the string is said to vibrate with the first mode or second mode or third mode, depending upon whether how many loops are formed. जितने loops form होंगे तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि the waves is formed on the stretched string in different modes. Just like you can see clearly in these diagrams. ये देखो, ये सबसे पहला ये डायग्राम देखो ठीक से। ठीक है, देखो ठीक से अभी ये डायग्राम सबसे पहले, जब हम स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं तो होता ऐसा है ना कि एक तो फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो ऐसा होता है कि जिसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो एक फर्स्ट मोड में वाइब्रेट करता हुआ नजर आता है। देखो यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा और बिल्कुल बीच में एंटी नोड होगा, दिख रहा है? ये एंटी नोड है बीच में और आजू बाजू में नोड है। ये तभी होता है जब कोई स्ट्रिंग, हम देखते हैं सपोज एक स्ट्रिंग है और अगर मान लो उस स्ट्रिंग को हमने इस तरह से दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में क्लैम्प करके रखा है, बिल्कुल हमने उसको फिक्स करके रखा है दो सपोर्ट्स के बीच में, और ये इस तरह से, और ये स्ट्रिंग को हमने बीच वाले पॉइंट पे प्लग कर दिया। जैसे हम बीच वाले पॉइंट पे प्लग करेंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा और ये कॉन्वेक्स रीजन फॉर्म करेगा और उसके बाद फिर ये पूरा पार्ट जो है वो नीचे आएगा और इस टाइप का कॉन्केव रीजन फॉर्म करेगा एंड फिर से ये पार्ट जो है वो पूरा बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर नीचे आएगा एंड सो ऑन लाइक दैट इट विल गो ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस। तो इसी तरह से वो ऑसिलेट होता रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर, ठीक है, या और स्ट्रिंग वी कैन से। तो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन का फर्स्ट मोड तभी बनता है जब उसको हम दो अलग अलग एंड पॉइंट्स पे फिक्स करके रखते हैं और उसको बिल्कुल मिडल में प्लग करते हैं। मिडल में प्लग किया तो उसकी वजह से जो वेव्स फॉर्म होंगे उसके ऊपर तो वो स्टेशनरी वेव्स कहलाएंगे एंड द वायर विल बी सेड टू बी वाइब्रेटेड इन फर्स्ट मोड और वी कैन कॉल इट एज अ फर्स्ट हार्मोनिक। ये देखो फर्स्ट हार्मोनिक, और वी कैन से इट इज अ फंडामेंटल मोड। रिमेंबर, it's called as fundamental mode, remember, okay?
अभी दूसरा जो है मोड, when the wire is said to be vibrating in the second mode is, suppose the wire is stretched between the same two pieces or same two rigid supports like this. तो ये वायर बिल्कुल सेम दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में टाइटली फिक्स्ड है, ओके। और अगर आप अभी आप हमको इसने हमने इसको प्लग किया, लेकिन नॉट एट एग्जैक्टली एट द मिडल बट जस्ट स्लाइटली ऑन द साइड, एक साइड में अगर हमने इसको प्लग किया तो क्या होगा, देखो ठीक से, कि द वायर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द टू लूप्स लाइक दिस। तो इस तरह से दो लूप्स के साथ ये वायर वाइब्रेट करना चालू करेगा। ये देखो, इस टाइप के जो वाइब्रेशंस है इसको हम बोलते हैं, when the wire vibrates like this, then we say that the wire is vibrating in the second mode, and the frequency of vibration of the wire in this mode will be supposed to be the frequency of second harmonic। देखो ये जो है सेकेंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोल सकते हैं आराम से, बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट द थर्ड हार्मोनिक और थर्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड मोड में वाइब्रेट करने वाला वायर कैसा होता है, तो वो सपोज एक रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे, और ये वायर दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में सेम वैसे ही बंधा हुआ है, लेकिन अभी हम इस वायर को इस तरह से प्लग करेंगे, जो वो वायर जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा जिसमें तीन लूप्स फॉर्म होंगे। ये देखो ऐसे, ये सपोज एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, और ये तीसरा लूप हो गया। तो इस तरह से जब तीन लूप्स के साथ ये वायर वाइब्रेट करता है तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज वाइब्रेटेड इन द थर्ड मोड, थर्ड हार्मोनिक। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। तो अभी हर एक मोड में वायर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है वो डिपेंड करता है उसके लेंथ के ऊपर, और उस वायर के अंदर का जो वेलोसिटी है, वेव्स का जो वेलोसिटी है, and indirectly velocity actually depends on the tension in the wire and the linear density of the wire, which is denoted by m or mu in some textbooks। तो इसलिए ये हमको अच्छी तरह समझना है। तो ये तीन फंडामेंटल मोड्स है वायर के वाइब्रेशन के, ये हमको अच्छी तरह समझना है। these are the three modes of vibration of wire, ओके। तो अभी ये तो हमने देख लिया कि वायर किस तरह से अलग अलग मोड्स में वाइब्रेट होता रहता है। अभी हम देखेंगे as a next topic that is about the frequency of wire in each of these modes। तो हर मोड के अंदर वायर का फ्रीक्वेंसी कितना बनता है तो वो हमको अभी निकालना है। उसके लिए लेकिन देखो ठीक से, अगर सपोज एक वायर हमारे पास है, ये सपोज स्ट्रेच्ड वायर है, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में वो स्ट्रेच्ड है, और अगर वेव्स जो है वो यहाँ से यहाँ इस तरफ अगर ट्रेवल करते हैं, इस तरफ अगर जा रहे हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स traveling along the wire or string? So the velocity of the waves is given by the square root of tension upon mass per unit length of the wire। ये अच्छी तरह से याद रख लो। This is going to be the important formula in this chapter, that is about the velocity of the wire or velocity of the waves, transverse waves traveling along the stretched string is always given by this formula, root of t upon m। It is very similar to the velocity of sound waves in air। If you have seen it in the last year, velocity of sound waves in the air is given by root of pressure, bulk modulus k upon rho, where k is the bulk modulus elasticity of the air and rho is going to be the density of the air। तो ये हो गया bulk modulus, मतलब ये हो गया formula for the velocity of the waves, longitudinal waves which are traveling in the air, gaseous medium। But at the same time, if you want to find out the velocity of the transverse waves which are traveling along the solid medium like wire here, तो ये वायर के जैसे सॉलिड मीडियम के अंदर से जाने वाले जो वेव्स है उनके अंदर से जाने वाले वेव्स का वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट जो है
तो वो इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा टेंशन से। इस वायर का टेंशन ही एक तरह से इलास्टिक फैक्टर के जैसा काम करता है, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है वायर के अंदर, क्योंकि अगर टेंशन ही नहीं रहेगा तो वायर ऑसिलेट ही नहीं होगा, बिल्कुल, इसलिए टेंशन जरूरी है। तो इसलिए देखा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ द वायर एक्चुअली डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। This is the one thing to understand, and the second thing is that this velocity also depends on the mass per unit length of the wire. Here mass per unit length याद रखो ठीक से। यहाँ पे जो m हमने डिनोट किया है, यहाँ पे इस m को क्या हमको बोलना है, it is not the mass of the wire, it is going to be the mass per unit length of the wire, remember. okay, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लिखो ठीक से, T माना क्या है, T is going to be the tension in the wire, and small m is actually going to be the mass per unit length. So don't get confused, okay, it is not the mass actually, it is the mass per unit length of the wire, remember. तो mass per unit length मतलब ही linear density भी बोल सकते हैं इसको, we can call it as a linear density of the wire, remember. And this is going to be the basic formula for finding the velocity of the waves, transverse waves traveling along a stretched string, remember. तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से हमको याद रखना है, ओके। और इसमें एक बात और याद रखनी है हमको कि मास पर यूनिट लेंथ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर, बिकॉज वी नो दैट मास पर यूनिट लेंथ मतलब होता ही क्या है, तो ये बन जाएगा मास अपॉन लेंथ। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो व्हाट इज द मास ऑफ द वायर इज गोइंग टू बी, देखो ये पूरे वायर का जो मास है वो कितना बनने वाला है। ऑल ऑफ यू नो दैट द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, राइट। तो वायर जो है वो एक तरह से एक सिलेंडर ही होता है, और हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और सिलेंडर का जो मास है वो कितना बनता है, अगर उसका लेंथ अगर मान लेते हैं एल है, और अगर उसका डेंसिटी उस मटेरियल का अगर मान लेते हैं रो है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए मान लेते हैं, और उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमको मास कितना मिलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, करेक्ट है। तो यहाँ पे मास के बदले आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर, नो डाउट, व्हिच इज गोइंग टू बी एल हियर। बट वॉल्यूम कितना है, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वायर इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअली, which is simply going to be area into length, base area multiplied by length, and here density is going to be rho, suppose, and that is to be divided by length as it is, so that this length here will get cancelled from numerator and as well as denominator, and if we cancel this length out, then what we are left with inside is simply area into density, that's it. And if you would have replaced this volume by pi r square into L, क्योंकि pi r square into L ये भी तो है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमको मिल जाता था pi into r square into rho, ये हमको मिलता है लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर द वायर, याद रखो ठीक से। The linear density of the wire can also be written to be equal to pi r square into rho, remember, समझा ठीक से। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, this is going to be the linear density of the wire, okay. Let us see the next topic in this chapter। देखो यहाँ पे ये हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, अभी हमको तीनों मोड्स के अंदर वायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको निकाल के दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात कि सबसे पहला जो मोड है वायर का वाइब्रेशन का, तो वो कुछ इस तरह से होगा, उसको हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं एक्चुअली, लेट अस ट्राई दैट। Yes, see this here,
तो ये इतने सारे मोड्स हमारे पास है, देखो ठीक से। अभी इसमें से हमको फर्स्ट मोड हमको ले लेना है। तो फर्स्ट मोड में वायर वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा हम कभी कहेंगे जब यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप फॉर्म होगा, एक लूप फॉर्म होना जरूरी है। तो देखो ठीक से यहाँ पे, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो फर्स्ट मोड है सिर्फ उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज द फर्स्ट मोड ओनली, we'll keep this all these modes aside। तो ये सारे मोड्स जो है वो हम थोड़ा साइड में रख देंगे। ठीक है, लेट अस टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सपोज so that we can discuss about this। ओके, अभी ये फर्स्ट मोड हो गया, जहाँ पे ये जो है ये नोड है, ये भी नोड है, और ये बीच में सेंटर में क्या है, एंटी नोड है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जब ये वायर इस मोड में वाइब्रेट करेगा, तो let us assume that the total length of the wire is suppose going to be L। So this whole length is L। तो ये बन गया वायर का लेंथ, जो कि हमने लिख दिया उसको L। And suppose that the tension in the string is going to be T। Okay, T को हम लिखेंगे it is the tension in the string। And at the same time mass per unit length of this wire is going to be small m। उसको हम लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल linear density। And L is obviously the length of the wire। Then we can say in the first mode what happens here is the velocity of the wire is given by root T by m, no doubt। But since one loop is formed on the wire, the length of the wire must be exactly equal to the distance between two nodes, right। ये पूरे वायर का जो लेंथ है वो कितना बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही जितना डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स होता है। तो दो नोड्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस ये वायर के लेंथ के बराबर बन रहा है। और अगर ये दोनों का अगर हम फॉर्मूला एक्टिवेट करते हैं, देखो लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम वन साइड इज गोइंग टू बी L, बट दिस शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। व्हाट वी हैव लर्नड हियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, करेक्ट है। ये हमने ऑलरेडी देखा है, लैम्बडा बाय 2। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, ये 2 अगर उस तरफ भेज देंगे तो हमको मिलेगा सिंपली लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L, करेक्ट है। एंड वंस वी गेट दिस लैम्बडा, तो यहाँ पे वेवलेंथ हमको मिल गया। वंस वी गेट द वेवलेंथ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला V is equal to n lambda here। Here n means frequency and which is to be found out। तो यहाँ पे n ही हमको निकालना है। तो V is equal to n lambda अगर हम यूज करते हैं तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हमको मिलेगा, देखो तो हमको मिलेगा n is equal to V upon lambda। But as we know that this lambda itself is going to be equal to 2L, right। तो अगर ये लैम्बडा के बदले हमने 2L ये वैल्यू उसका डाल दिया, ये देखो ये लैम्बडा का जो वैल्यू 2L है जो हमको इधर से मिला है वो अगर यहाँ पे डाल देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, n
is equal to v upon 2l. But again we know that अभी हमको ये पता है कि वेलोसिटी अभी अभी हमने प्रूव करके देखा कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स traveling along the stretched string is always given by the formula root of t upon m, correct है? And if we replace it here, then we can get this frequency n, which is to be equal to 1 upon 2l into root of t by m. That's it. So this is the simple formula for finding the frequency of a wire in the fundamental mode. Okay, this is the fundamental mode. Fundamental, or we can call it as a first harmonic. ठीक है, फंडामेंटल मोड के अंदर का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो वायर का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हमको मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू n is equal to 1 upon 2l root t by m. That's it. So this is going to be the fundamental frequency of the wire. Okay, so देखो क्या क्या किया हमने. सिंपली हमने ये लेंथ का वायर का डायग्राम बनाया और उसके अंदर हमने ये लिया कि वायर का जो लेंथ है वो एक्चुअली दो नोड्स के बीच में वाले डिस्टेंस के बराबर है और इसलिए लेंथ L becomes equal to lambda by 2 and which gives us lambda is equal to 2L, and if we use that V is equal to n lambda, which we already proved, so we get that n is equal to V by lambda, and once we get this V by lambda, we can get that in the next step this n will be equal to V upon 2L, and in the next step we can get this as V is equal to अच्छा v इक्वल टू रूट टी बाई एम, ये वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो उससे हमको ये n इज इक्वल टू 1/12 रूट टी बाई एम ये मिल जाएगा, विच इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर, सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट मोड. सेकेंड मोड हम यहाँ पे डाल देंगे. देखो ठीक से यहाँ पे, तो सपोज वी यूज दिस सेकेंड मोड. द वायर इज सपोज टू वाइब्रेट इन सेकेंड मोड ओनली व्हेन two loops are formed on the wire. तो जब वायर के ऊपर दो लूप्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं it is vibrating in the second loop. Okay, so let us discuss about this in detail. Okay, now let us discuss about the second mode of vibration of the wire, in which the two loops are formed. When the two loops will be formed, what will happen is the total length of the wire, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा लेंथ है वायर का वो कितना रहेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे it will be actually equal to L here, but that length of the wire must be exactly equal to the distance between और लेंथ ऑफ टू लूप्स. तो ये जो वायर का लेंथ है L वो एक्चुअली देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है बताओ, लैम्बडा बाय 2 है, करेक्ट है. ये देखो लैम्बडा बाय 2 इधर से इधर तक, और बाकी बचा हुआ ये जो डिस्टेंस है ये दूसरा जो नोड्स है, ये दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो फिर से लैम्बडा बाय 2 है. दिख रहा है ठीक से? ओके, तो ये लैम्बडा बाय 2 बन रहा है फिर से. तो अभी अगर हम ये कंपेयर करेंगे तो टोटल लेंथ तो एक तरफ से L है, लेकिन वो लैम्बडा बाय 2 और लैम्बडा बाय 2 इन दोनों के सम के बराबर है, और इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन दिस केस व्हेन द वायर इज वाइब्रेटिंग इन द सेकंड मोड, व्हाट हैपेंस इज द लेंथ ऑफ द वायर is exactly equal to the length of two loops. तो दो लूप्स के लेंथ के बराबर ये वायर का लेंथ होगा. ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि L is going to be equal to lambda by 2 plus lambda by 2 which becomes equal to, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, L is equal to, अच्छा lambda by 2 plus lambda by 2 क्या बनता है, 2 lambda by 2, 2 gets cancelled,
and what we are left with is simply L is equal to lambda, which gives lambda is equal to L. That's it. तो ये एक तरफ से हमको मिल रहा है lambda is equal to L. And now if we use this in the formula, तो अभी अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, v इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्बडा. लेकिन यहाँ पे जबकि वायर सेकेंड हार्मोनिक के साथ वाइब्रेट हो रहा है, सेकेंड मोड में वाइब्रेट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर विल बी assumed as n2 and the wavelength of the wire here in this case will be assumed to be equal to lambda 2. चलेगा? तो यहाँ पे इस लैम्बडा को हमको क्या बोलना पड़ेगा, लैम्बडा 2 बोलना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी को भी n2 बोलना पड़ेगा. बिल्कुल. तो एक्चुअली ये लैम्बडा 2 है, ये भी लैम्बडा 2 बोलना पड़ेगा इसको हमको. तो ये लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 स्टार्ट से. ठीक है, ये छोड़ो, इसको रहने दो ऐसे. ओके. तो अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड मोड n2, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, it is going to be v upon lambda 2, correct है? And now as we know that this lambda 2 is going to be same as L, so if we use it here then we can get this as n2 is equal to v upon simply L, right है? and even इससे भी आगे जाके हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि L v का जो वैल्यू है वो अगर हम यूज करते हैं, what is value of v here, v is going to be equal to root of t upon m, करेक्ट है? तो अगर हम ये यूज करेंगे इधर तो हमको मिलेगा n2 is equal to 1 upon l into root t by m, करेक्ट है? and then we can just solve this still further and say that this n2 is actually equal to, तो ये n2 इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर हमने इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो क्या बनेगा, it will be 2 times 1 upon 2l into root t by m, where 1 upon 2l into root t by m is nothing but the fundamental frequency, if you remember. तो ये जो पूरा बन गया है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गया. जस्ट चेक हियर. देखो अभी अभी जो ऊपर वाला डेरिवेशन हमने किया था, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो इक्वेशन हमको दिख रहा है ये वाला, this is the equation of fundamental frequency here, and hence if we put this value of fundamental frequency here, तो यहाँ पे अगर इसको हमने रिप्लेस कर दिया तो हमको क्या मिल रहा है इधर से कि n2 is going to be equal to 2 times of n, where n is going to be the fundamental frequency, which can we write it in the words that frequency of second harmonic. तो सेकेंड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना बन रहा है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डबल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये बात जो है वो हमको यहाँ पे प्रूव करनी है. इट हैपेंस टू बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये समझ में आया ठीक से कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक becomes exactly equal to double of fundamental frequency. What can we expect for third harmonic? Check. थर्ड हार्मोनिक के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बताओ. ये देखो, the wire is supposed to vibrate in the third mode only when suppose इसको हम लेके जाएंगे थर्ड पेज पे.
ओके, अभी देखो थर्ड मोड में क्या होता है। सबसे पहली बात कि द वायर इज सपोज टू वाइब्रेट इन थर्ड मोड ओनली व्हेन सपोज ये थर्ड मोड में वायर वाइब्रेट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ठीक से कि वायर का जो लेंथ है, अभी सपोज ये वायर का जो पूरा लेंथ है वो तो एल ही रहेगा, नो डाउट। ये सपोज वायर का लेंथ है इधर से इधर तक, ठीक है। बट दिस लेंथ एल ऑफ द वायर विल बी कंपोज्ड ऑफ थ्री लूप्स, लेंथ ऑफ थ्री लूप्स, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट लूप जो है उसका लेंथ कितना होगा, हम बोल सकते हैं लैम्डा बाय 2, ओके। Then the second loop will have the length that is lambda by 2 again, and the third loop will also have the same length that is lambda by 2. That's it. And hence we can say that the total length of the wire, the length of the wire in this case is going to be same as the three times of length of a loop, correct है। And length of a loop मतलब ही क्या, distance between two nodes. So we can say that this L is going to be equal to, ये देखो lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2, which adds up to 3 times of lambda by 2, and hence we can get this as 3 times of lambda by 2, and from this only we can get this lambda। तो lambda कितना मिलेगा हमको, 2L upon 3, and we can call it as a lambda 3 actually, just why, because the wire is vibrated in third mode, तो इसलिए हमको ये lambda 3 मिल गया, okay। but we know that ये जो v होता है, v is always equal to n lambda, करेक्ट है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n3 into lambda 3, करेक्ट है। and from this only we can get that in the next step, that is n3 will actually be equal to what, v upon lambda 3, but lambda 3 is already obtained to be here। तो ये lambda 3 का जो वैल्यू है वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमको मिलेगा v divided by 2L upon 3, and if we simplify this further then we can get this and n3 to be equal to simply 3 by 2L into v। but again as we know that v जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव्स का वो बनता है रूट ऑफ t by m, करेक्ट है। and if we replace it by that here then we can get this as n3 is simply equal to 3 by 2L into v, where v is going to be root of t by m, correct है। and then we can just simplify this further and write this as n3 is equal to 3 times of 1 upon 2L into root of t by m, and then this root of t by m, 1 upon 2L into root of t by m can be written as n, if you remember from the first derivation we can write it as n, and hence we can say that n3 is equal to 3 times of n। this means that the frequency of third harmonic actually, okay। तो ये n3 माना क्या है यहाँ पे, it is the frequency of third harmonic। how much it is, it is going to be the 3 times of fundamental frequency, this is here proved here। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना ज्यादा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, ये हमने प्रूव कर दिया इधर से, ओके। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो थर्ड मोड में फ्रीक्वेंसी कितना बनता है, 3 टाइम्स बनता है, 3 टाइम्स। तो मुझे बताओ फर्स्ट मोड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो n रहता है,
सेकेंड मोड में वो 2 टाइम्स बन जाता है, थर्ड मोड में 3 टाइम्स बन जाता है। तो अगर इन जनरल हम बात करते हैं, nth मोड की अगर बात करते हैं, तो कितना बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं, इट विल बिकम n टाइम्स। तो जितना मोड है, तो जैसे अगर सपोज हमको डिस्कस करना है, ये देखो, मान लो कि यही डायग्राम हम फिर से अगर ले लेते हैं, तो देखो ये सबसे पहला जो मोड है हमारा, देखो ठीक से, इन द फर्स्ट मोड द फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू n, which is going to be equal to 1 upon 2l into root t by m, no doubt. This is the fundamental frequency which happens only in first mode here. In the second mode, the wire vibrates with the frequency 2n, तो उसको हम बोलेंगे n2, which is going to be equal to 2n, no doubt. And in this mode, the wavelength is what? lambda 2 कितना है? जितना अगर यहाँ पे वेवलेंथ अगर लैम्बडा है अगर मान लेते हैं, तो इधर का जो वेवलेंथ है, सेकेंड मोड का जो वेवलेंथ है लैम्बडा 2, उसको हम बोल सकते हैं, तो दैट विल बी एक्चुअली लैम्बडा बाय 2, बोल सकते हैं ऐसा। तो सेकेंड मोड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है लेकिन वेवलेंथ आधा हो जाता है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डबल होता है इसलिए ही वेवलेंथ आधा होता है, यही हम बोल सकते हैं। अच्छा, थर्ड मोड में क्या होगा देखो, तो फ्रीक्वेंसी विल बी n3, which is going to be equal to 3 times of n, where n is going to be this, remember. And at the same time lambda 3 will actually be equal to lambda divided by 3, that's it. What happens in the fourth mode is n4 will actually be equal to 4 times of n, and lambda 4 is going to be lambda divided by 4. In the fifth mode, n5 will be equal to 5 times of n, and lambda 5 will actually be equal to lambda divided by 5. And similarly we can continue for in general 6th, 7th and 8th and so on up to infinity. Okay, so this happens in case of the stationary waves which are formed on the stretched string, remember. So we can understand how the frequency goes on increasing with the number of loops increased, and as the number of loops are increased the frequency increases, but at the same time wavelength actually decreases. So the in general what can we say is, तो जनरल में क्या बोल सकते हैं, frequency of the wire in pth mode, p can be anything now, so it will be actually equal to p times of n here, where p is going to be the number of loops formed here like this. तो जितने भी लूप्स फॉर्म होंगे तो वो यहाँ पे p होगा, p को ही हम नंबर ऑफ लूप्स बोलेंगे। तो ये इस तरह से हमको ये जनरल रिजल्ट मिलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर इन pth मोड is always equal to p times of fundamental frequency of the wire. Okay, and now, तो ये इस लेक्चर के अंदर हमने ये जो देखा, तो ये हम अभी प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, प्रैक्टिकल में किस तरह से ये होता है वो भी हम अभी देखेंगे फटाफट। तो देखो, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, आई विल जस्ट ओपन दैट वीडियो। तो उस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये इस तरह से होता है। Just wait for 2 minutes now. We'll see the video.
Okay, I hope you can see the board. Now here we'll see a video. Okay, सभी को देखने में आ रहा है? ओके, ठीक है, अभी देखो ठीक से, ये वो वीडियो है. I hope you can see out now. Here now he has already set the frequency so that there are two loops only. The wire is vibrating in the two loops. You can see it clearly. It is just like the wire is held at the middle, but it is not actually held at the middle, but the frequency is such that the wire has to vibrate it in the second mode. तो उस वायर का जो फ्रीक्वेंसी है वही ऐसा है जिसकी वजह से वायर सेकेंड मोड में वाइब्रेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. और ये क्लियर हम पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से वायर जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है, स्लो मोशन में दिखाई दे रहा है हमको वो. उसने एक कैमरा यूज किया है जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा है जिसके अंदर मोशन कैप्चर किया जा सकता है और उसको स्लो मोशन में देखा जा सकता है. और उसके अंदर उसने ये वो मोशन पूरा देखा था अभी जो आपको दिखाया गया था. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. थोड़ी देर के बाद वो अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा. अभी देखो फ्रीक्वेंसी उसने कम किया है, जबकि फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो उसकी वजह से ये जो है वायर फर्स्ट मोड में अभी वाइब्रेट हो रहा है. ओके, so this is the first mode of vibration of the wire which requires less frequency. तो ये लेस फ्रीक्वेंसी पे ही पॉसिबल होता है क्योंकि हमने वो देखा कि फंडामेंटल मोड जो होता है वो हमेशा तभी अटेंड होता है जब फ्रीक्वेंसी सबसे कम से कम होता है. So this is the minimum frequency at which the wire can vibrate. But if we go on increasing the frequency, the wire vibrates with increasing number of modes, that is increasing loops. Check here. अभी यहाँ पे 3 लूप्स फॉर्म हो गए देखो ठीक से, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी अभी जो है ट्रिपल कर दिया है. जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी था उसका 3 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी अभी यहाँ पे उसने कर दिया है. इसलिए वायर जो है वो तीसरे मोड में वाइब्रेट होता हुआ दिख रहा है, थर्ड मोड में वाइब्रेट हो रहा है. अभी अगर सपोज हम फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं और जब भी ये फ्रीक्वेंसी उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फोर्थ मल्टीपल बन जाएगा, एग्जैक्ट फोर्थ मल्टीपल, तो तभी ये 4 नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होंगे, 4 लूप्स फॉर्म होंगे, जिसके कारण उसको हम बोलेंगे द वायर इज वाइब्रेटिंग इन द फोर्थ मोड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वायर विल बी एक्चुअली the 4 times of the fundamental frequency. Okay, see this now. अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो गया. अभी कितना मल्टीपल हो गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी बन गया. और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the 6 modes are obtained, 6 loops are obtained here. Yes, and 3 wavelengths of the wire will be accommodated.
समझा ठीक से? तो ये हम क्लियर देख पा रहे हैं किस तरह से वायर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, वो भी हम सीधा देख रहे हैं। ओके, सो this is the practical demonstration of stationary waves. We can see clearly. ओके, सो यह आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से वायर्स वाइब्रेट होते हैं। अच्छा, अभी आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि यू हैव टू डिस्कस द 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग के जो है पहले 3 मोड्स आपको डिस्कस करने हैं, और आपको ये प्रूव करना है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ pth हार्मोनिक इज ऑलवेज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो सबसे पहले आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और वो डिराइव करने के बाद ये आपको प्रूव करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द pth मोड इज ऑलवेज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फर्स्ट मोड, तो ये हमको प्रूव करना है। ओके, सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम और भी डिटेल में स्ट्रिंग के जो वाइब्रेशंस है उनको देखेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कुछ बोलना है तो मैं यहाँ पे आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and just ask any doubt if you have. Okay, कोई डाउट है किसको, या कुछ पूछना है? Sir, what was second question? सेकंड क्वेश्चन यही Yes. कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट? वो तो इजी है। Yes. बट सेकंड क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ pth हार्मोनिक इज p टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth हार्मोनिक is always equal to p times of fundamental frequency. That is the second question. Okay, sir. Thank you. और किसी को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है फिर, लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Thank you, sir.